जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो साथियों, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। तो बच्चों, चलिए हम लोग जानते हैं प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पादप प्रजनन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पादप प्रजनन के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें हम आपको बहुत सारे ऐसे मेथड्स बताएंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, तो अच्छे अच्छे किस्म के पौधे तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों, क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जल्द नीट के पूरे कोर्सेज, यानी कि यहाँ पर जो नीट के लिए बायोलॉजी होता है उसको पूरे एनसीईआरटी के साथ एमसीक्यू और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ तैयारी कराई जाने वाली है। तो बच्चों, अगर चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम बात करते हैं आज जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है प्लांट ब्रीडिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, प्लांट ब्रीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम हिंदी में कहते हैं पादप प्रजनन। और बच्चों, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग, अब ध्यान समझिएगा। अब ये प्लांट ब्रीडिंग आखिर होता क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्लांट ब्रीडिंग है क्या। तो प्लांट ब्रीडिंग एक तकनीक है, या कह सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम करते क्या है, तो जिसके द्वारा हम विकसित करते हैं अच्छे अच्छे किस्म को जिनकी उत्पादन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मानव द्वारा फसलों के आनुवांशिक स्तर पर उन्नति लाना क्या कहलाता है, पादप प्रजनन। यानी कि हम क्या करेंगे कि दो अलग अलग किस्म के फसलों को लेकर के उनके बीच में हम क्रॉस करा देंगे, और क्रॉस करा करके जो उन्नत किस्म विकसित होगा वो संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो पादप प्रजनन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मानव द्वारा फसलों के आनुवांशिक स्तर में उन्नति लाना क्या कहलाता है, पादप प्रजनन कहलाता है। तो बच्चों, पादप प्रजनन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया शामिल होती है जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिड बनने की प्रक्रिया, संकर बनने की प्रक्रिया। तो पादप प्रजनन में संकरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या तो आप कहें तो पादप प्रजनन का आधार ही क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है। अब हम जानते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन आखिर होता क्या है। तो बच्चों, समझने का प्रयास करेंगे। वो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा दो जेनेटिकली अलग अलग जनकों के बीच क्रॉस कराते हैं। मान लेते हैं कि एक वेराइटी है जो है X, और एक मान लेते वेराइटी 1 है, वेराइटी 2 है, और एक है Y। यानी कि हम क्या करेंगे, दो अलग अलग, देखिए समझिएगा, जेनेटिकली अलग अलग, यानी कि उनका जो जेनेटिक्स होगा या कहे तो उनकी जो स्पीसीज होगी वो अलग अलग हो सकती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दो जेनेटिकली अलग अलग जनकों के बीच में, यानी कि किसके बीच में, पेरेंट्स के बीच में, जनकों के बीच में हम कराते हैं क्रॉस। क्या कराते हैं बच्चों, क्रॉस कराते हैं, जिसके फलस्वरूप नई किस्म विकसित होती है। और ये जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो समझिए, वो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा दो जेनेटिकली अलग अलग जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है और जिससे नई किस्म विकसित होती है, उसे हम कहते हैं बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। और समझिएगा, पादप प्रजनन में जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर इत्यादि जो विधियां हैं उनका प्रयोग करने के साथ साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि समझने का प्रयास करेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग में केवल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और टिश्यू कल्चर का ही प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि इसमें हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि बायोटेक, समझिएगा, बायोटेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे किसका यूज करता हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी का भी। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये पादप प्रजनन होता क्या है और ये हाइब्रिडाइजेशन आखिर है क्या। चलिए, अब यहां पर आपके सामने पॉइंट यही है कि आखिर क्यों प्लांट जो ये पादप प्रजनन है आखिर क्यों आवश्यक है और उसके उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, उद्देश्य यही है जो कि आप देख सकते हैं कि पादप प्रजनन के उद्देश्य, यानी जो हम प्लांट ब्रीडिंग करा रहे हैं
किस उद्देश्य से करा रहे हैं, आखिर हमारा पर्पस क्या है। तो बच्चों प्लांट ब्रीडिंग के जो पर्पस है वह निम्न है, जैसे कि देखिएगा उन्नत गुणवत्ता यानी कि हाई क्वालिटी और हाई यील्डिंग फसल उत्पादन, यानी कि हमें क्या करना है, वैसे फसलों को विकसित करना है जिनका क्या हो, वो अधिक गुणवान हो, यानी कि उनका जो गुणवत्ता हो अधिक हो, और साथ साथ उनकी उत्पादन क्षमता भी क्या हो, अधिक हो, यानी कि उनके जो यील्डिंग कैपेसिटी है, उत्पादन क्षमता है, वह क्या हो, हाई हो। फिर यहाँ पे बात करते हैं रोग जनकों के प्रति प्रतिरोधी किस्मों का विकास, यानी कि बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा हम वैसे फसलों के किस्म को भी तैयार कर सकते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के रोगों के क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, विशिष्ट होते हैं। जैसे कि आपने समझा, क्या आपने एक पौधा के बारे में सुना होगा, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। और देखिएगा बच्चों, ये जो एक पौधा है ना बीटी कॉटन, यानी कि कहें तो ये कॉटन जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रुई, ठीक है, और रुई कहां से, कपास से, यानी कि बीटी कपास, बीटी कपास के बारे में आप जानते होंगे। अब होता क्या है कि कोई भी पेस्ट क्या होता है, उसको खाने जाता है ना तो उसकी मृत्यु खुद हो जाती है, यानी कि ये क्या है, तो ये पेस्ट रेसिस्टेंस है, पेस्ट रेसिस्टेंस है, मतलब कि उसमें किसी प्रकार का कोई पीड़क नहीं लगता है। तो इसी प्रकार के जो प्लांट ब्रीडिंग है उसी के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, रोग जनकों के प्रति प्रतिरोधी किस्मों का भी विकास करते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो देखिएगा हम क्या करते हैं, उसमें ऐसे कैरेक्टर विकसित करते हैं जैसे कि अत्यधिक तापमान, सूखा और अधिक सैलिनिटी, यानी कि साल्ट की मात्रा के प्रति सहनशीलता, यानी कि हम वैसे फसलों को विकसित करते हैं बच्चों जो कि अत्यधिक ताप को भी सह लें, सूखा को भी सह लें, और साथ ही साथ अधिक लवणता हो उसको भी क्या कर ले, आसानी से वो सहन कर सके, यानी कि टॉलरेट कर सके। तो इस कैपेसिटी को प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा क्या किया जाता है, तो विकसित किया जाता है। अब देखिए पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी किस्मों का विकास अभी हमने आपको बताया था। अब देखिए किसी विशेष जलवायु विषयक क्षेत्र के लिए या नई किस्म का विकास करना, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई ऐसा एरिया है जहां पर बराबर मात्रा में बारिश नहीं होती है, कि वहां पर जो पानी है कम होता है, तो वहां जगह के लिए या उस जगह के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें वैसे पौधे विकसित करने होंगे, वैसे फसल विकसित करने होंगे जो कि क्या हो जाएंगे बच्चों, जो कम पानी में भी क्या हो सके, उत्पादन दे सके, यानी कि कम मात्रा में पानी उपस्थित हो तभी क्या हो सके, तो उनमें फल लग सके और ये उत्पादन दे सके। तो हम क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा वैसे किस्में तैयार कर सकते हैं। फिर देखेंगे पौधे के खाने योग्य हिस्से का टॉक्सिन से मुक्त करना, जैसे कि समझिए खेसारी का दाल आपने सुना होगा नाम, खेसारी, जी हाँ बिल्कुल हम खेसारी की बात कर रहे हैं। अब ये वो सिंगर की बात नहीं कर रहे बच्चों, खेसारी का दाल आपने सुना होगा, में होता है न्यूरोक्सिन नाम का ये केमिकल होता है, न्यूरोक्सिन नाम का एक केमिकल होता है, एक्चुअली वो एक टॉक्सिन है, क्या बच्चों, वो एक पॉइजन है। तो इससे क्या किया जाता है, तो इससे टॉक्सिन को क्या करते हैं, मुक्त करना होता है। तो हम लोग प्लांट ब्रीडिंग का सहारा लेते हैं, यानी कि क्या कर लेंगे उसमें हम, कि जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जीन्स, चाहे उसका जो गुण सूत्र चाहे जीन हो, उसको हम रिमूव कर लेंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर टॉक्सिन नहीं होगा। तो बच्चों यहां पर ये प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य थे कि किस उद्देश्य से हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है जी, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग में कौन कौन से स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग। तो बच्चों समझिएगा कि जब आप पादप प्रजनन कराएंगे तो उसमें आपको कौन कौन से चरणों से गुजरना होगा या कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले जर्म प्लाज्म कलेक्शन है, यानी कि बच्चों में क्या करने होंगे, अलग अलग किस्म के जो एलील होते हैं, जीन होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई पौधा है और उसके बहुत पुराने प्रजाति को हम क्या करते हैं, तो उसको हम लोग प्रजाति के एलील जो होते हैं, उनका जो जीनोम होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली उसे ही हम जर्म प्लाज्म कहते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या होता है, तो हम उसको इवेल्युएशन करते हैं और सिलेक्शन फॉर अ पेरेंट,
उसको इवेलुएट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इवेलुएट करते हैं, उसकी जांच परख करते हैं और फिर उसमें जो अच्छे गुण वाले पेरेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। फिर है कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया होती है। और देखिए जर्मोप्लाज्म कलेक्शन होगा, इसमें से हम पेरेंट को सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्टेड पेरेंट के बीच क्या करा देंगे, हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। फिर हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद जो उससे संतान प्राप्त होंगे उनको हम सिलेक्ट करेंगे और उनके बीच में क्या कराएंगे हम लोग, तो बहुत अधिक जनरेशन तक सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे। फिर उसके बाद जो प्राप्त होते हैं, जो संतान प्राप्त होंगे उनको हम क्या करेंगे, तो जो साइंटिफिक फील्ड है यानी कि एग्रीकल्चरल जो फील्ड है जहां पर अनुसंधान चल रहे हैं उस पे उसको लगाया जाएगा। फिर उसमें उसके कैपेसिटी यानी कि यील्डिंग कैपेसिटी क्या है, रोगों के प्रति क्षमता यानी कि प्रतिरोधक क्षमता क्या है, और गुणवत्ता इत्यादि का क्या करेंगे हम लोग, जांच कर लेंगे। और फिर रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग जगहों के किसानों को ट्रांसफर करेंगे ताकि वो क्या कर सके, इन्हें 2 से 3 सीजन तक इसके उगाएं और उनसा क्या करें तो फीडबैक दें कि ये बीज कैसे वर्क कर रहा है। तो बच्चों इसी सभी प्रोसेस को हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक प्रोसेस की बात कर लेते हैं जो है जर्म प्लाज्म कलेक्शन, यानी कि जनन पदार्थ या जिसे हम कहते हैं जनन द्रव। तो जनन द्रव्य को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। समझिएगा, आनुवांशिक परिवर्तनशीलता यानी जेनेटिक वेरिएबिलिटी किसी भी पादप कार्यक्रम, समझिए किसी भी पादप प्रजनन कार्यक्रम या किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का क्या होता है, आधार होता है। समझिए आनुवांशिक परिवर्तनशीलता, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब जेनेटिक वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन यानी कि अलग अलग किस्म, ठीक है, अलग अलग किस्म मतलब जैसे होता है कि मान लेते हैं कि गाजर है तो कुछ का किस्म अलग होगा, उसमें से और अधिक किस्म के होंगे, जिनकी किसी की मिठास अधिक होगी, जिसमें कम मिठास होगा। यानी कि क्या करना है, तो हमें अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट क्या करने हैं, तो किस्म लेने हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा, किस जाति के सभी जीवों या उनसे संबंधित जातियों में उपस्थित जीन के एलील्स को जर्म प्लाज्म कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं कोई जाति एक्स है, कोई जाति एक्स है और इसी से संबंधित जाति कोई वाई है, तो बच्चों हम करेंगे क्या, इसके अंदर जो निहित एलील्स हैं, जीन के जो एलील्स हैं उनको भी ले लेंगे और इनसे संबंधित जो जातियां हैं उनसे भी एलील्स को हम क्या कर लेंगे, कलेक्ट करेंगे। अब कलेक्ट करके क्या करेंगे, उसमें से जिनका सिलेक्शन करना है उनको सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि हम लोग आगे बात करेंगे जरूर। देखिए फिर है कि किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के विभिन्न एलील कंप्लीट संग्रहण, जनन द्रव्य संग्रहण यानी कि जर्म प्लाज्म कलेक्शन। देखिएगा समझने का प्रयास करेंगे, किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के विभिन्न एलील, यानी कि देखिए कोई फसल है और उसमें जो जीन है और उनके एलील्स हैं उनके कंप्लीट जीनोम को ही, कंप्लीट जीनोम को ही क्या कर लेते हैं हम लोग, उसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों इसे ही हम कहते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन यानी कि जनन द्रव्य संग्रहण। और यह जनन द्रव्य संग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, या कहे तो पादप प्रजनन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट। दूसरा पॉइंट है जनकों का मूल्यांकन तथा चयन, यानी कि हमने क्या किया बच्चों, तो हमने जर्म प्लाज्म को सिलेक्ट किया। समझिएगा, हमने जैसे कि हमने सिलेक्ट किया था कोई जाति एक्स था और उससे संबंधित जाति वाई था, तो उससे हमने जीन के एलील को क्या कर लिया बच्चों, कलेक्ट कर लिया, जर्म प्लाज्म जो है कलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, उन सभी जर्म प्लाज्म में से, उन सभी जर्म प्लाज्म में से हम अब उसमें से सिलेक्शन करेंगे, जो बेस्ट होगा उसे हम सेलेक्ट करके अब क्या कराएंगे, सेलेक्ट करके उसको हाइब्रिडाइजेशन की जाती है, मतलब हाइब्रिड में, जो कि नेक्स्ट प्रोसेस होता है। लेकिन फिलहाल आप समझिएगा वो क्या है। तो यहाँ पे जो जर्म प्लाज्म हमने कलेक्ट किया है उसमें से हम लोग बेस्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। देखिएगा
जनन द्रव्य संग्रहण के बाद उनका मूल्यांकन किया जाता है ताकि उनके लक्षणों का पता लगाया जा सके। देखिए हमने आपको बताया ना कि जो जर्म प्लाज्म को हमने कलेक्ट किया है उसको हम इवेल्युएट करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे कि कौन क्या कैसे है, कौन अच्छा है कौन खराब है, ऐसे हम क्या करेंगे उसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे। अब इवेल्युएट करेंगे और उनके गुण को पता लगाएंगे कि किनका गुण अच्छा है। फिर देखिए क्या करेंगे, तथा विशेष गुण का पता लगाया जा सके, यानी कि हम उसके लक्षण का पता लगाएंगे और उसमें जो विशेष कैपेसिटी वाली गुण है, विशेष गुण है, जो स्पेशल कैरेक्टर है उस जर्म प्लाज्म में, उसको हम पता लगाते हैं। फिर देखिए चयनित पादपों को बहुगुणित यानी कि उसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हमने क्या किया, प्लांट को जो चयन किया ना उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक पौधा है तो 2 3 4 पौधे तैयार कर लेंगे। अब उनका प्रयोग संकरण के लिए करेंगे। अब देखिए इसको चयनित करके अब हम क्या करने वाले हैं, तो उनको अब हम हाइब्रिड बनाएंगे। उनका क्या बनाएंगे बच्चों, हाइब्रिड बनाएंगे। फिर से एक बार हम समझते हैं कि जनकों का मूल्यांकन तथा चयन, जर्म प्लाज्म में से हम क्या करेंगे, वैसे जनक को सिलेक्ट करेंगे, या सुनिए जर्म प्लाज्म का हम लोग करेंगे मूल्यांकन। मूल्यांकन के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन किसका कैसा गुण है और कौन सा गुण विशेष है। फिर उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, जो पौधे होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आगे हम उन्हें संकर में क्या कर सके, उपयोग कर सके। ठीक है जी, तो ये प्रक्रिया होती है जनकों का मूल्यांकन और चयन में। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो नंबर 3 है, कि चयनित जनकों के बीच संकरण। जैसा कि हमने आपको बताया कि पेरेंट्स को हमने तो सिलेक्ट कर लिया, अब हम क्या कराएंगे, उनके बीच में संकरण कराएंगे, यानी कि हाइब्रिड तैयार करेंगे। तो समझिएगा, अवांछित यानी कि डिजायर गुण वाले जो पेरेंट्स होते हैं, अवांछित गुण को प्राप्त करने के लिए चयनित जनकों के बीच संकरण कराया जाता है। यानी कि मान लेते हैं कि हमारी इच्छा कि हम वैसे फसल को तैयार करें जिनका उत्पादन भी अच्छा हो और उनमें किसी प्रकार के कीड़े भी नहीं लगे, तो ये वांछित गुण हुआ। तो बच्चों वांछित गुण वाले फसल को हमको तैयार करने हैं, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो हमको 2 कंडीशन तो लेने होंगे ना। हमें एक फसल लेना चाहिए जिनका क्या हो, एल्डिंग कैपेसिटी यानी कि उत्पादन क्षमता अधिक हो, और दूसरा जिससे क्रॉस कराएंगे वो फसल लेंगे जिसमें बीमारी नहीं होता हो। तब न जाकर के दोनों को क्रॉस कराएंगे, और जब दोनों को क्रॉस कराएंगे तब जाकर के क्या होगा, तो हमें एक नया विकसित किस्म प्राप्त होगा जिसकी उत्पादन क्षमता भी अधिक होगी और उसमें रोग के जो रोगजनक होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता अधिक होगी, या उसमें बीमारियां नहीं लगेंगी। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब देखिए नर के परागकण को एकत्रित करके मादा के वर्तिकाग्र पर छिड़का जाता है, यानी कि बच्चों वर्ती छिड़कना यानी कि डस्टिंग की जाती है, डस्टिंग की जाती है। अब देखिए क्या होता है, समझिएगा, जैसे कि ये एंथर है, और बच्चों एंथर में क्या होता है, तो एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। देखिए एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन्स। अब मान लेते हैं यह है स्टिग्मा, ठीक है, क्या है, यह है स्टिग्मा। तो इसको क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे ब्रश होते हैं, ऐसे ऐसे ब्रश होते हैं, तो ब्रश के ऊपर क्या करेंगे, तो ये जो पोलन ग्रेन्स है उसको लेकर के यहां पर हम कर देते हैं डस्टिंग। क्या कर देंगे बच्चों, डस्टिंग कर देंगे। अब डस्टिंग कर देंगे तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर हो जाएगा पोलिनेशन, परागण की प्रक्रिया हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया समझिए, कि नर के परागकण को एकत्रित करके मादा के वर्तिकाग्र पर हमने छिड़क दिया, हमने या जो प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं वो। ठीक है, अब फिर देखिए इस प्रकार हम 2 जनकों के बीच संकरण करा करके, देखिए एक तो ये अलग है और ये अलग है, तो इसके बीच में हमने क्या कराया, तो क्रॉस करा दिया, यानी कि हमने वहां से पोलन ग्रेन लिया और इसके ऊपर छिड़क करके पोलिनेट करा दिया, यानी कि क्रॉस करा दिया। और जनक थे वो अलग अलग वैरायटी के थे। ठीक है जी, तो क्या हुआ, तो इस प्रकार हम 2 जनकों के बीच संकरण करा करके वैसे पौधे प्राप्त कर सकते हैं जिनमें दोनों जनकों के वांछित गुण मौजूद हो। अब समझिए, अब मान लेते हैं कि यहां पर हमने जिस पौधे का
जिस पौधे का एंथर ये परागकण लिया है, क्या लिया है बच्चों, परागकण लिया है, ये क्या है, अधिक उत्पादन वाला है, अधिक उत्पादन वाला है, समझने का प्रयास करेंगे, अधिक उत्पादन वाला है, और नीचे जिस पर हमने डस्टिंग की है यह रोग प्रतिरोधी है। क्या बच्चों, रोग प्रतिरोधी है। तो अब क्या होगा, दोनों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे, तो यहां पे जो हाइब्रिड मिला है, समझिएगा, यहां पर जो हाइब्रिड मिला है वह कैसा होगा बच्चों, तो वह होगा, देखिए कैसा होगा, वह होगा अधिक उत्पादन वाला, अधिक उत्पादन एवं रोग प्रतिरोधी। क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये अधिक उत्पादन वाला भी होगा और साथ ही साथ इसमें रोग प्रतिरोधन की क्षमता भी अधिक पाई जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, तो हाइब्रिड तैयार कर लिया। तो बच्चों ऐसे ही होता है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब है कि श्रेष्ठ पुनर्योज का चयन और परीक्षण। अब देखिए हमने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन किया, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप जो प्रोजेनी मिले, क्या मिला बच्चों, जो प्रोजेनी मिले उनका हम लोग करेंगे क्या, टेस्टिंग करेंगे। देखिए टेस्टिंग नहीं, इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन। देखिए हमने क्या किया कि जो हाइब्रिडाइजेशन हमने किया उससे जो प्रोजेनी मिले उसमें से हम एवेलुएट करके किसको सेलेक्ट किया, सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट किया, एवेलुएशन हुआ, फिर सिलेक्शन किया हम। आप समझिए, पहले सिलेक्शन हुआ किसका, सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट का, ठीक है। सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट का क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। अब देखिएगा, अब ये जो सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट है इनका हमने क्या किया, तो कई जनरेशन तक इसमें सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया हुई, सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया कराई गई, ठीक है। जिसके बाद जो क्या होते हैं पौधे प्राप्त हुए उनकी हम लोग टेस्टिंग की। अब टेस्टिंग कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट प्रोसेस है। तो समझिएगा कि यहाँ पे जो सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट्स हैं उनको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और उनका परीक्षण करना है। तो देखिए हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप, हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप प्राप्त प्रोजेनी में सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करके कई जनरेशन तक सेल्फ पोलिनेशन कराया जाता है। तो बच्चों इस स्टेप में क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप जो प्रोजेनी प्राप्त हुए हैं, सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट प्राप्त हुए हैं, उनको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके उसमें कई जनरेशन तक हम क्या कराएंगे, तो सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया कराते हैं, यानी कि ये प्रक्रिया होती है इस स्टेप में। अब देखिएगा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि जो नए कल्टीवर्स यानी कि जो हमको नए प्रोजेनी प्राप्त हो रहे हैं उनको हम करेंगे, इवेलुएट करेंगे या उनको हम टेस्ट करेंगे। अब देखिएगा, देखिए अब क्या होता है,
अब इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप? स्टेप नंबर जो 4 था। इस स्टेप के बाद प्राप्त प्रोजेनी को रिसर्च फील्ड पर उगाया जाता है। कहां पर उगाएंगे बच्चों? अब देखिए एक्चुअली यहाँ पर जो प्रोजनी प्राप्त हुए, सीड्स प्राप्त हुए, उसको हमने अभी मार्केट में नहीं लाया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो फिर जाकर के अगर क्या हुआ, पास होता है टेस्ट में, तब जाकर के मार्केट में आता है। तो अब क्या होगा कि इस स्टेप के बाद प्राप्त प्रोजनी को रिसर्च फील्ड पर उगाया जाता है तथा उसके उत्पादन क्षमता रोगों के प्रति प्रतिरोधकता तथा विभिन्न प्रकार के वातावरणीय तनाव सहने की क्षमता का जांच होता है। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे हमने कि जो पिछला स्टेप था उसमें जो हमने प्रोजनी प्राप्त किया उसको हमने रिसर्च फील्ड पर उगाया और ये देखने का प्रयास किया कि उनको उत्पादन क्षमता क्या है, रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता क्या है और विभिन्न प्रकार के वातावरणीय तनाव को सह ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इसकी हम लोग वहां पर जांच करते हैं। अगर जांच में क्या होता है, ये पास होता है, तब आगे का प्रोसेस आता है। अब आगे का प्रोसेस है रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स, यानी कि जो कल्टीवर्स यानी जो बीज हमको प्राप्त हुए हैं उनको क्या करेंगे, अब हम करेंगे रिलीज और मार्केट में लाएंगे। तो क्या होगा, अब जब जांच कंप्लीट हो जाता है, जांच कंप्लीट हो जाता है, तब उसे किसानों के पास भेजा जाता है और लगभग 3 सीजन तक, मतलब 3 सीजन तक उगाकर देखा जाता है। ठीक है, क्या होता है, किसानों को भेजा जाता है और लगभग 3 सीजन तक उगाकर देखा जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 3 सीजन तक उगा करके हमने देख लिया, अगर ये बीज क्या होते हैं अपने टेस्टिंग में पूरी तरह खरे उतरते हैं, उगा कर देखा जाता है। फिर अब इन बीजों को, बीज नहीं बच्चों, इन बीजों को मार्केट में लाया जाता है, मार्केट में लाया जाता है। यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ, तो ये जो बीज हैं वो सबके लिए अवेलेबल हो जाते हैं, कोई भी क्या कर सकता है, खरीद सकता है और उसकी खेती कर सकता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसे?
हरित क्रांति, समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही खतरनाक क्रांति है। ठीक है, आप समझिए। जैसे कि बात है क्या 1947 ईस्वी की, ठीक है, 1947 ईस्वी की। हमारा देश उसी वक्त क्या हुआ था, आजाद हुआ था, फ्री हुआ था। देखिए उस वक्त जो हमारी जनसंख्या थी वो कितनी थी, 30 करोड़ थी। कितनी थी बच्चों, 30 करोड़ थी। और उतनी जनसंख्या को फीड करने के लिए, यानी कि उनके भोजन के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। लेकिन इसके पहले हम लोग एक बात समझते हैं, देखिएगा, जो हमारा भारत है, क्या बच्चों, हमारा जो भारत है एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। क्या बच्चों, जो इंडिया है एक कृषि प्रधान देश है। अब क्यों कृषि प्रधान देश है, क्योंकि इसका लगभग 62% आबादी, 62% जो आबादी है किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है जी, लगभग कितनी आबादी, तो 62% जो आबादी है कृषि पर निर्भर करती है। और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर हम अपने देश के जीडीपी की बात कर लें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस जीडीपी का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो बच्चों समझिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 33% है। कहां से, कृषि से, कृषि से। कहां से बच्चों, कृषि से। यानी कि जो हमारा जीडीपी है उसका जो 33% है कहां से हमको मिलता है, तो वो कृषि से मिलता है। और हमारा देश कृषि प्रधान देश है क्योंकि इसका अधिकांश आबादी क्या है, किस पर निर्भर करती है, कृषि के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे देश में कृषि होती थी, बट उस वक्त की जो आबादी थी 30 करोड़, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारा देश आजाद हुआ था तो आबादी 30 करोड़ थी और उतने लोगों के लिए हमारे पास भोजन नहीं थे। तब क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के, समझने का प्रयास करेंगे, तब यहां पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं हुई, जैसे कि समझिएगा, अब क्या किया गया, तो उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके तथा अधिक मात्रा में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग किया गया, खाद उर्वरक का प्रयोग किया गया। ठीक है बच्चों, क्या हुआ कि जनसंख्या बहुत अधिक थी तो उसको भोजन देने के लिए क्या हुआ, तो एक दिमाग लगाया गया, कुछ सोचा गया कि कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी तो अपनानी पड़ेगी। और बच्चों स्ट्रेटेजी अपनाया गया और क्या किया गया कि उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करके तथा अधिक मात्रा में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग किया गया, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ी थी। ठीक है, तब जाकर के क्या हुआ कि हम अपने देश के लोगों को फीड कर सके। और यहां पर देखिएगा, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, यहां पर देखिएगा 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी की ही बात है। ठीक है, तो वहां पर हुआ था। अब देखिए 1960 ईस्वी की, अब देखिए, अब यहां पर हुआ यही कि हमारे देश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने नॉर्मन बोरलॉन्ग से मदद लिया, नॉर्मन बोरलॉन्ग से मदद किया और मदद ले करके इन्होंने क्या किया, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति में कदम रखा। और इतनी प्रक्रियाएं हुई हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन में,
तब जाकर के उत्पादन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, और हम क्या कर पाए, तो अपने देश के नागरिकों को भोजन दे पाए। तो ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अगर बच्चों आप अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन का डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, इसमें कौन कौन से मुद्दे थे, इसके क्या क्या महत्व है, क्या क्या उद्देश्य हैं, इन सबको अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम आपको पूरे डिटेल में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बताने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, तो साथियों भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसे कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, जिनका नाम है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। क्या नाम है बच्चों, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, तो समझिए कि आजादी के बाद हमारे देश की जनसंख्या इतनी अधिक थी कि उनको भोजन कराने के लिए भोजन नहीं था, तब हमारे देश के वैज्ञानिकों के द्वारा क्रांति चलाई गई, जिसमें अधिक मात्रा में ये पीड़कनाशियों, खाद और उर्वरक का प्रयोग करके, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया गया। इसी को हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, और एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह था ग्रीन रिवॉल्यूशन। आप देखिए, अब हम बात करते हैं, आपके सामने है डेवलपमेंट ऑफ सुपेरियर वेराइटी, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे क्या किया जाता है। तो सुपेरियर वेराइटी का हम लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट कर लेते हैं, कैसे सुपेरियर वेराइटी डेवलप होते हैं, यही सब हम लोग जानने वाले हैं। देखिएगा, अब है गेहूं तथा, देखिए गेहूं तथा धान कि 1960 से अगर बात करते हैं, देखिएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी, 1960 में। क्लियर है यहाँ पे, तो गेहूं तथा धान 1960 से 2000 के बीच में अगर उनके हम पैदावार की बात करते हैं तो उत्पादन क्षमता अगर 1960 में कितना थी, 11 मिलियन टन थी, 11 मिलियन टन थी, तो 2000 तक बढ़ के कितना हो गया, 75 मिलियन टन तक हो गया। कितना हो गया बच्चों, 75 मिलियन टन तक हो गया था। ओके, अब देखिए, और अगर हम बात करते हैं धान के उत्पादन का, किसके बच्चों, धान के उत्पादन का, तो क्या हुआ, धान का उत्पादन अगर 1960 में कितना हुआ, 35 मिलियन टन था, तो जो बढ़कर के कितना हो गया, 89.5, 89.5 यानी कि 89.5 मिलियन टन हो गया। कितना हो गया बच्चों, 89.5 मिलियन टन हो गया। यानी कि यहां पर देखा जा रहा है कि उत्पादन क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है, और आगे इतना हमारे देश में वृद्धि हुई कि एक रिकॉर्ड भी बन गया। अब देखिए, मैक्सिको स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर वेट एंड मैज इंप्रूवमेंट, याद रखेंगे कहा, मैक्सिको। अगर प्रश्न आए एग्जाम में कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर वेट एंड मैज इंप्रूवमेंट कहां स्थित है, तो वह है मैक्सिको में, के वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है, यानी कि इनको सम्मान मिला था नोबेल पुरस्कार से, और जिसकी बात हमने कुछ वक्त पहले की थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में। तो देखिएगा, ये वैज्ञानिक थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। इन्होंने क्या किया, सुनिए, इन्होंने गेहूं के बौनी प्रजाति को विकसित किया था, यानी इन्होंने ऐसे प्रजाति को विकसित किया था जिनका जो पौधा था छोटा छोटा था, लेकिन उत्पादन क्या था, अधिक था जी। ओके, देखिएगा यहां पर, अब अगर हम बात करते हैं कि डॉक्टर जो नॉर्मन ई बोरलॉन्ग है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग है, उन्होंने कि कब जी, 1963 ईस्वी में आईएआर आई, देखिए आईएआर के वैज्ञानिकों को गेहूं की बौनी प्रजाति के बीज को क्या किया, उन्होंने भेजा था, ठीक है, और अर्धबौनी प्रजाति के बीज को उपलब्ध कराया। यानी कि उन्होंने, देखिए समझिए, उन्होंने आईएआरआई के जो वैज्ञानिक थे उनको बौनी प्रजाति और अर्धबौनी प्रजाति को भेजा था, किसके, तो गेहूं के। फिर देखिएगा, इन किस्मों के बीच भारतीय वैज्ञानिकों ने बच्चों क्या किया, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने संकर करा करके नए किस्म तैयार किए। देखिए क्या हुआ, ये जो बौनी और अर्धबौनी जो प्रजातियां ये बोरलॉन्ग साहब ने क्या विकसित की थी, तो उसको इंडिया के जो साइंटिस्ट लोग थे उसको उसमें क्रॉस करा करके, हाइब्रिड करा करके नए किस्म तैयार कर लिए थे। ओके,
देखिए बात यहां तक पहुंच गई है। अब यहां पर है, हम आपको बताते हैं कि कुछ गेहूं के उन्नत किस्म है और कुछ ये धान के उन्नत किस्म है, जिससे हर साल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे बच्चों बात करते हैं, यहां पर आपके सामने है, ये देखिएगा, ये सरबती सनोरा। सरबती सनोरा किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है। देखिए एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सरबती सनोरा किसकी प्रजाति है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो ध्यान से समझिए। सरबती सनोरा किसकी प्रजाति है? गेहूं का। और ये क्या होता है जी? जल्दी पकने वाला है। फिर है लेरमा रोधो। लेरमा रोधो ये बौनी किस्म है। गेरुआ रोग यानी कि उसमें जो रस्ट होते हैं उसके लिए प्रतिरोधी होता है। क्या होता है बच्चों? गेरुआ रोग के लिए प्रतिरोधी होता है। देखिए अब है सोनोरा। पहला था सरबती सोनोरा, अब है सोनोरा 64। सोनोरा 64 है, देर से बुआई के लिए उपयुक्त है, दोगुनी बौनी किस्म है, यानी कि इसको देर से भी क्या बोया जा सकता है। फिर यहाँ पे कल्याण सोना, ये भी गेहूं की प्रजाति है, जो कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है। फिर यहाँ पे है मोती HD 1949, रोटी बनाने के लिए अधिक उपयुक्त होता है और तिगुनी बौनी किस्म है, यानी कि जो बौनी किस्म है उससे 3 गुना छोटा होता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं अगर हम कुछ धान की, तो साबरमती BC5/55, ये BC5 और ये 55 क्या है? तो ये धान की प्रजातियां, ये किस्म है जो कि 718 दिनों में तैयार होने वाली किस्म है, या बासमती की उत्तम किस्म है। साबरमती क्या है बच्चों? तो बासमती जो हम लोग चावल खाते हैं ना, उसकी उत्तम किस्म है। फिर यहाँ पे जया IAT 700, ये 723, यह 130 दिनों में तैयार होने वाली क्या है? किस्म है। कितने दिनों में? तो 130 दिनों में। फिर है बाला। अब बाला क्या होता है? ये बौनी किस्म है, इसकी खेती मुख्यतः उच्च भूमि यानी कि ऑपर, यानी कि जिसमें गड्ढे नहीं होते हैं, कहने का मतलब कि खाल वाले हिस्सों में, खाल समझते हैं ना आप लोग, यानी कि ये गहरे वाले हिस्सों में नहीं होते, ऊपर हिस्सों में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें अधिक पानी ना लगे। अब है कि कृष्णा। अब कृष्णा का तो यह किस्म के चावल में लाइसिन एमिनो एसिड ज्यादा होता है, यह भी बौनी किस्म है। याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न पूछा जाए आपसे कि बताइए कौन ऐसा गेहूं, ये धान की प्रजाति है जिसमें लाइसिन एमिनो एसिड अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो बच्चों वो याद रखेंगे कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। ओके, अब यहां पर बात करते हैं हम लोग शुगर केन, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में इसे या तो आप ईख कहते हैं या तो गन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? या तो ईख कहते हैं या तो गन्ना कहते हैं। अब समझिए, गन्ना एक महत्वपूर्ण फसल है। इसमें अगर गुण सूत्र की संख्या की बात कर लें तो 2n = होती है 80, यानी कि 80। इसमें गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो 80 होती है। आप समझिएगा, इसकी विभिन्न किस्में पाए जाते हैं, जैसे कि सेकरम ऑफिसिनेरम और सेकरम बारबेरी, यानी कि ये जो गन्ने होते हैं उनके किस्म अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो विकास का, तो ये सेकेरम ऑफिसिनेरम से ही क्या हुआ, ये इनका जो डेवलपमेंट सबसे पहले हुआ था, तो ये सेकरम ऑफिसिनेरम की ही हुई थी, बाद में यह है सेकरम बारबेरी। अब देखिए, प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा सेकरम ऑफिसिनेरम एवं सेकरम बारबेरी के बीच क्रॉस करा करके संकर गन्ना विकसित की गई है। ठीक है जी, की गई, जिसमें अधिक रस यानी कि अधिक शर्करा एवं उसका जो तना था मोटा था। समझिएगा, यानी कि जो सेकरम ऑफिसिनेरम है और सेकरम बारबेरी है, इसके बीच में क्रॉस करा दिया गया, हाइब्रिड बनाया गया, जिसमें क्या हुआ कि शर्करा की मात्रा अधिक थी और उनका जो तना होता है मोटा था। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो सेकरम ऑफिसिनेरम है ना, इसकी उत्पादन क्षमता कम थी और साथ ही साथ इसमें क्या था कि शर्करा की मात्रा भी कम थी, तब इससे सेकरम बारबेरी के साथ क्रॉस करा दिया गया, तब जाकर के क्या हुआ, तो इसकी उत्पादन क्षमता यानी कि जो नया किस्म विकसित हुआ उसकी उत्पादन क्षमता बहुत अधिक हुई। ओके जी, अब देखिए,
अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कुछ प्रजाति, ये किस्म है गन्ना के, उनका नाम देख लेते हैं। भीमा, प्रभा, नयन, भवानी, कल्याणी। तो बच्चों ये भीमा, प्रभा, नयन, भवानी, कल्याणी ये क्या है, तो ये शुगर केन की किस्म है। ठीक है, जिनमें अगर बात करते हैं उत्पादन का तो 117 पॉइंट, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये है उनका नाम। ठीक है जी, ओके। अब यहां पर देखिए, अब है सरयू, मोती, धनुष, कृष्णा। ठीक है, ओके। फिर रसेली, प्रमोद, गंडक। ये क्या है, तो बच्चों ये भी है शुगर केन की प्रजातियां। अब देखिएगा, अब बात कर लें हरियाणा, राजभोग, रसभरी, श्यामा, श्वेता। ये सभी क्या है बच्चों, तो ये भी जो शुगर केन है उनके किस्म है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मिलेट्स यानी कि ज्वार बाजरा जो भी होता है उनके बारे में। तो समझिएगा, मक्का विश्व का एक महत्वपूर्ण फसल है। मक्के की बात कर ले तो बच्चों मक्का क्या है, तो विश्व का एक महत्वपूर्ण फसल है और भारत में मक्का की कई उन्नत किस्में तैयार की गई हैं, जिसमें से सोना, ज्वाहर, गंगा 5, गंगा 3, हाई स्टार्च, शक्ति, अंबर, रतन, विजय, विक्रम और किसान शामिल है। यानी कि बच्चों समझिए, इसके बहुत सारे किस्म तैयार किए गए हैं, जिसमें से सोना, ज्वाहर, गंगा 5, गंगा 3, हाई स्टार्च, शक्ति, अंबर, रतन, विजय, विक्रम और किसान। ये क्या है, मक्के के कुछ किस्म हैं। इसी प्रकार ज्वार और बाजरे के भी बहुत सारे किस्म तैयार किए गए। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन से तरीके अपना करके हम ऐसे पौधे विकसित कर लें जो कि रोगों के प्रति क्या हो, रेसिस्टेंस हो। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।